अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजरीन, सामीन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने बायोकेमिक के हवाले से कुछ काम करना चाह रहे हैं। बायोकेमिक अद्वियात बहुत ही शानदार अद्वियात हैं जो अपने रिज़ल्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। डॉक्टर सुशलर्स ने इनको दरियाफ्त किया। ये वो ज़रूरी नमकियात हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी के अफ़ाल अच्छी तरह अंजाम नहीं दे सकते। 19वीं सदी में तकरीबन इसे होम्योपैथी के मुकम्मल तौर पर शामिल कर लिया गया था, लेकिन बहरहाल इसका अपना एक पर्सपेक्टिव है। 20वीं सदी में बहुत सारे हुक्मा हजरात ने इसके ऊपर काम किया, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम नाम हज़रत हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हकीम साबिर मुल्तानी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी अमीक नज़र से काम किया और हमें इसको एक नए अंदाज से समझने में मदद दी, जिसके ज़रिए हमें इन 12 के 12 साल्ट्स को एक तो समझने में आसानी हो गई और दूसरा इनको इस्तेमाल करवाना हमारे लिए आसान हो गया। नाज़रीन, हम जो इस पर पर्सपेक्टिव आपको देंगे वो होम्योपैथिक और नज़रिया मुफरद आज़ाद दोनों को मिला कर देंगे। नाज़रीन, साबिर साहब की के एक शागिर्द या समझ लें कि सिलसिले के एक मशहूर तबीब डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर निसार अहमद थानवी साहब की हम किताब का इस्तेमाल करेंगे। निसार अहमद थानवी साहब अपनी किताब के आगाज़ में बयान करते हैं कि इससे कबल हम ये बात तहरीर कर चुके हैं कि मुफरद आज़ा जो तीन आज़ा यानी कि असाब, उज़लात और गदूद आपस में मिलकर 6 अफ़आल तहरीकात बनाते हैं। असाबी उज़लाती नाज़रीन पहला मकाम है। इसमें सर का दायां हिस्सा, दायां कान आँख, दायां चेहरा, दाएं तरफ के दांत और मसूड़े, ज़बान की दाएं तरफ का हिस्सा, गर्दन की दाएं तरफ गोया, सर के दाएं तरफ से दाएं शाने तक जिसमें शाना शरीक नहीं है। जब कभी भी इस मकाम में तेज़ी नज़र आती है तो ये असाबी तहरीक की अलामत होगी। अगर हम असाबी उज़लाती तहरीक की अद्वियात की बात करें तो, लेकिन उससे पहले हम इसको नज़रिए को समझ लेते हैं। दूसरी जो तहरीक को बयान करते हैं वो थी उज़लाती असाबी। उज़लाती असाबी में दायां शाना, दायां बाजू, दायां सीना, दायां फेफड़ा, मैदे का दायां हिस्सा, दायां शाने से लेकर जिगर तक, इसमें जिगर शरीक नहीं है। जब कभी इन मकाम में से किसी में तेज़ी पैदा होती है तो उज़लाती असाबी तहरीक होती है। नाज़रीन, इससे जो अगली कैफियत वो बयान करते हैं वो उज़लाती गुद्दी है। उज़लाती गुद्दी का जो मकाम है वो जिगर, दाईं तरफ की आंतें, दाएं तरफ का मसाना, पित्ता, लबलबे का दायां हिस्सा, दाएं तरफ का खसिया, मुकत का दायां हिस्सा, दाएं तरफ की तमाम टांग, कूले से लेकर पाँव तक की उंगलियां शामिल हैं। गोया जिगर से लेकर दाईं टांग और पाँव की उंगलियों तक सब शामिल हैं। जब कभी इन मकाम में किसी जगह में तेज़ी होगी तो उज़लाती गुद्दी तहरीक होगी। नाज़रीन, अगली तहरीक है गुद्दी उज़लाती। गुद्दी उज़लाती तहरीक में खून में हिद्दत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद सौदा ख़त्म हो जाता है। सौदा का ताल्लुक़ खून से ख़त्म हो जाता है और खून का ताल्लुक़ सफ़रा के साथ हो जाता है। इस तहरीक में बदन में हरारत बढ़ जाती है, जिसके बायस किसी मजरा से खून का इखराज तकलीफ़ से या जलन से होता है और इसका मिजाज गर्म खुश्क है। जबकि इसका जो मकाम है वो बकाया निसफ़ हिस्सा, इसमें सर का बायां हिस्सा, बायां कान, बाईं आँख, बायां चेहरा, बाएं तरफ के दांत और मसूड़े, ज़बान का बायां हिस्सा, गर्दन का बायां हिस्सा शामिल हैं। बाईं तरफ सर से लेकर शाने तक जिसमें शाना शरीक नहीं। जब कभी इन मकामात पर कहीं तेज़ी हो तो गुद्दी उज़लाती तहरीक होगी। नाज़रीन, पाँचवीं जो तहरीक है वो गुद्दी असाबी तहरीक है। गुद्दी असाबी तहरीक के बारे में फ़रमाते हैं कि खून में सफ़रा के आने की वजह से खारी मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रतूबत या बलगम बढ़नी शुरू हो जाती है। लिहाजा इस तहरीक में सफ़रा का ताल्लुक़ बलगम से हो जाता है और इसका मिजाज गर्म तर है। अगर इसकी हम कैफियत का बात करें तो इस मकाम में बायां शाना, बायां बाजू, सीने का बायां हिस्सा, बायां फेफड़ा, बायां मैदा, गोया बायां सीने से लेकर तिल्ली तक जिसमें तिल्ली शामिल नहीं है। जब कभी इन मकाम में से किसी में तेज़ी होगी तो गुद्दी असाबी तहरीक होगी। नाज़रीन, छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि असाबी गुद्दी है। इस तहरीक में खारीपन बिल्कुल या अलकलीपन ज़्यादा होने के बायस रतूबात यानी बलगम बढ़ जाती है। इसमें बलगम की आमेज़श कम हो जाती है। इसकी तारीख में बलगमी मादों की ज़्यादती होती है। इसका मिजाज तर गर्म है यानी तरी ज़्यादा होगी और गर्मी कम होगी। मुंदरजा बाला बहस में अखलात की जो सूरत बयान की गई, इनको इखलात के गलबे की सूरत में की सूरतें हैं। अगर हम इसके मकाम को देखें तो इस मकाम में तिल्ली, लबलबे का बायां हिस्सा, बाएं तरफ की आंतें, बाएं तरफ का मसाना, बाएं तरफ का गुर्दा, बाएं तरफ का खसिया और बाएं तरफ की सारी टांग
कूल्हे से लेकर पाँव की उंगलियों तक जब कभी इन मकामात में से किसी में तेज़ी होगी तो यह असाबी खुदी तहरीक होगी। निसार अहमद थानवी साहब बयान करते हैं कि ऊपर तकसीम खून की गर्दिश के मुताबिक की गई है, जो दिल यानी उज़लात से शुरू कर जिगर से गुजरता हुआ दिमाग यानी असाब और तहाल यानी गदूद जाज़बा से गुजर कर फिर दिल यानी उज़लात में शामिल हो जाता है। इस बयान को समझने के लिए आसान तरीका यह है कि दौरान खून उज़लाती गुद्दी तहरीक से शुरू होकर उज़लाती असाबी तहरीक पर ख़त्म होता है, मगर यहाँ पर आसानी के लिए सर से पाँव तक के मकामात को समझा दिया गया है। दाएं तरफ के अलहदा बाएं तरफ के अलहदा बयान का मतलब यह है कि उज़लाती गुद्दी तहरीक खून का दौरान शुरू होता है और उज़लाती असाबी तहरीक में वापस दिल की तरफ चला जाता है। एक बात को याद रखिएगा नाज़रीन, दिल के 4 खाने होते हैं, दायां अज़न, दायां बतन, बायां अज़न, बायां बतन। दाईं तरफ के अज़न व बतन में स्याही माइल खून पाया जाता है, यानी गैर शफाफ। इसमें तेज़ाबियत और कार्बन शामिल होता है। दाएं तरफ से खून शामिल होने के लिए फेफड़ों में मुंतकिल होता है, जहां ऑक्सीजन खून से तेज़ाबियत यानी तुरशी और कार्बन ख़त्म कर देती है। ये साफ़ हो जाता है और खून बाएं अज़न बाएं बतन में आ जाता है। बाएं तरफ का खून शफाफ, कार्बन और तुरशी से साफ़ होता है। ये खुदावंद अज़्ज़ा वजल आलम का अजब मौइज़ा है कि दाएं तरफ के अमराज में तेज़ाबियत और कार्बन की वजह से होते हैं और बाएं तरफ के अमराज खारीपन और नमकीनियत की वजह से होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये 6 मकामात सिर्फ तहरीक के हैं। इस अमर को भी याद रखें कि ये 6 मकामात हकीकत में 3 मुफरद अज़ा के ताल्लुकात और तशख़ीस को समझने के लिए मुफरद अज़ा और खून की तहरीक किसी तरफ चल रही हों। जब ये मालूम हो जाए तो एक मुफरद उज़्व में तहरीक होगी, बाकी तो में तहलील और तस्कीन तरतीब के साथ होगी। अगर हम इल्मुल अमराज़ की तारीफ़ की बात करें तो एक ऐसा इल्म है जिसमें मर्ज़ की माहियत व हकीकत का पता चलाया जाता है। मर्ज़ की इब्तदा और उसकी शक्ल और सूरत, बदन की तब्दीलियाँ, खून में तग़य्युरात, ख़राब मादों की पैदाइश और इनके निज़ाम का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। इस इल्म को अंग्रेज़ी में पैथोलॉजी कहते हैं। मर्ज़ की हकीकत अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से लें तो निसार थानवी साहब कहते हैं कि मर्ज़ बदन की इस हालत का नाम है जब आज़ाए बदन मुजरा यानी रास्ते अपने अफ़ाल दुरुस्त अंजाम ना दे रहे हैं। ये हालत जिस्म के तमाम अज़ा और मुजरा या किसी और उज़्व और मुजरा में वाक़ हो जाए तो यह मर्ज़ कहलाता है। गोया हर हालत में मर्ज़ की 2 सूरतें सामने आएंगी, अव्वल उज़्व के फ़ेल में ख़राबी का होना, दूसरे खून में तग़य्युर पैदा होना। पहली सूरत का नाम मशीनी अज़वी ख़राबी और दूसरी सूरत का नाम कीमियाई या खिलती ख़राबी है। मशीनी अफ़ाल के बारे में निसार अहमद थानवी साहब बयान करते हैं कि मशीनी अफ़ाल की तशख़ीस के लिए पहले जिस्म पर मुरक्कब अज़ा का मुतालिया करना ज़रूरी है। आखिर में मुफ़रद उज़्व पर गौर करने के बाद इसके अफ़ाल की कमी पेशी को मद्देनज़र रखना चाहिए। कीमियाई असरात के बारे में फरमाते हैं कि कीमियाई असरात के लिए मिजाज अखलात की ख़राबी के साथ साथ खून की हरारत, अज्ज़ाए हवाइया और रतूबात की कमी पेशी और उनके तग़य्युरात का जानना ज़रूरी है, ताकि मशीनी अफ़ाल के साथ कीमियाई असरात के तवाज़ुन का भी अंदाज़ा हो। अलामात के बारे में वो बयान करते हैं कि अलामात बुनियादी तौर पर मर्ज़ की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होती हैं और हुज्जत का काम देती हैं, यानी अलामात मर्ज़ की तरफ रहनुमाई करती हैं। गोया मर्ज़ व अलामात 2 मुख्तलिफ हकीकतें हैं और इलाज में कामयाबी इस पर है कि मर्ज़ का इलाज किया जाए और अलामात को मर्ज़ ना करार दिया जाए। चूँकि अलामात मर्ज़ के लिए दलील होती हैं। मसलन नज़ला बज़ाते ख़ुद एक बड़ी अलामत आँख, कान, नाक, हलक की सोजिश, दर्द सर, वर्म लौज़तैन वगैरह का एहसास, इसी तरह इनमें कमी या ज़्यादती वगैरह सब अलामतें हैं। इनको मर्ज़ करार देना ज़्यादती होगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि हकीम साहब ने अद्वियात के हवाले से जो बायोकेमिक अद्वियात के हवाले से जो मिजाज कायम किया है उसकी हम बात कर लें। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ा सा मुख्तसर से जायज़ा लेंगे कि पेशाब के हवाले से अगर पेशाब की कैफियत और रंग हो तो हमने क्योंकि तफसील से बात कर ली है तो हम पेशाब के हवाले से ही बात कर लेंगे। पेशाब बुनियादी तौर पर 3 रंग का होगा, सुर्ख रंग या सुर्खी माइल, जर्द रंग या जर्दी माइल, नीला रंग या नीलाहट माइल। तो सुर्खी रंग या सुर्ख में उज़लाती तहरीक होगी, जर्द रंग में गुद्दी तहरीक होगी और नीले रंग में आसाब की तहरीक होगी। अगर आसाबी उज़लाती तहरीक का पेशाब होगा, इसमें पेशाब का रंग सुर्खी माइल या स्याही माइल या नस्वारी रंग का होता है। उज़लाती तहरीक में क़ारूरे का रंग सुर्खी माइल या स्याही माइल होता है। उज़लाती गुद्दी तहरीक में क़ारूरे का रंग सुर्खी माइल या तेल के रंग जैसा होता है। गुद्दी अज़लाती तहरीक में क़ारूरे का रंग ज़ाफ़रानी या ज़र्द सुर्खी माइल होता है। गुद्दी आसाबी तहरीक में क़ारूरे का रंग गहरा ज़र्द और ज़र्दी माइल होता है। आसाबी गुद्दी में
قارورے کا رنگ سبز یا سبزی مائل رنگ یا پستہ کے رنگ جیسا یا ہلکا زردی مائل ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تو ہمارے پیشاب کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب ہم بات کریں گے حکیم نثار احمد تھانوی صاحب نے ادویات کا کیا مزاج قائم کیا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم بنیادی طور پر 3 بڑی تحریک کو لیں تو ان 3 تحریک میں 4 ادویات تقسیم ہوتی ہیں، کیونکہ بائیو کیمکس ہارڈ بنیادی طور پر 4 ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عضلاتی تحریک میں، ان کے خشک تحریک میں جو 4 دوائیاں ہیں وہ کلکیریا، یعنی جو رطوبات کو خشک کر سکیں، وہ 4 دوائیاں ہیں کلکیریا، فلور، سلیشیا، فیرم فاس اور میگنیشیا فاس۔ یہ چاروں دوائیں عضلاتی بافتوں کو تحریک دیتی ہیں، یعنی جسم میں سے رطوبت اور بلغم کی مقدار کو کم کراتی ہیں۔ غدی تحریک یہ جسم میں حرارت پیدا کرواتی ہیں اور خشکی کو ختم کرواتی ہیں، یعنی کہ عضلاتی تحریک کی جو خرابی ہے ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہم غدی ادویات کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وہ 4 دوائیاں بیان کرتے ہیں، کلکیریا سلف، نیٹرم میور، نیٹرم سلف، نیٹرم فاس، اور یہ چاروں ادویہ غدی مفرد اعضاء کو تحریک دیتی ہیں، یعنی کہ اس کے بعد یعنی جسم میں حرارت کو پیدا کرواتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو تحریک ہے وہ اعصابی تحریک ہے، اس میں بھی 4 ادویات ہیں، کلکیریا فاس، کالی میور، کالی فاس اور کالی سلف۔ یہ چاروں ادویات اعصاب کو تحریک دیتی ہیں، یعنی کہ غدود کی حرارت کو جسم میں اعتدال پر لاتی ہیں۔ اگر مفرد اعضاء کے آپس کے ملاپ سے پیدا ہونے والی 6 تحریکوں کے مطابق بائیو کیمک ادویات کے بارے میں بات کریں تو وہ یہ ہوگا اعصابی عضلاتی ادویہ، ان میں مزاج سرتر ہوتا ہے، ان کا تعلق خلت بلغم سے ہے، اور یہ ادویات ہیں جی کلکیریا فاس اور کالی میور۔ دوسری ہے عضلاتی اعصابی، ان کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، ان میں خلت سودا کا تعلق بلغم سے ہوتا ہے، یہ 2 ہیں کلکیریا فلور اور سلیشیا۔ تیسری عضلاتی غدی ادویہ ہیں، ان کا مزاج خشک گرم ہے، خلت سودا کا تعلق خون سے ہوتا ہے، یہ 2 ادویہ فیرم فاس اور میگنیشیا فاس ہیں۔ چوتھے نمبر پہ غدی عضلاتی ادویات ہیں، ان کا مزاج گرم خشک ہے، اس میں خلت صفرا کا تعلق خون سے ہوتا ہے، یہ 2 دوائیں ہیں نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس۔ 5ویں نمبر پر غدی اعصابی دوائیں، ان کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، خلت صفرا کا تعلق بلغم سے ہوتا ہے، ان کے تحت 2 بائیو کیمک ادویات بنتی ہیں، کلکیریا سلف اور نیٹرم میور۔ اعصابی غدی ادویات، ان کا مزاج گرم تر ہوتا ہے، خلت بلغم کا تعلق صرف صفرا سے ہوتا ہے، اس کے تحت 2 بائیو کیمک ادویات آتی ہیں، کالی فاس اور کالی سلف۔ ناظرین اگر ہم ان کو مختصراً بیان کریں تو زیادتی ہوگی اس مضمون کے ساتھ، اس لیے اب ہم نے بائیو کیمک کا پرسپیکٹیو بیان کر دیا، کیونکہ ہمارے ساتھی اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ ابھی تک آپ نے بائیو کیمک کے لیے کوئی کام نہیں کیا نظریے کے حوالے سے، تو ناظرین ہم نے اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر پیش کر دیا۔ اب ہم بائیو کیمک کے اوپر پوری ایک سیریز آپ کے آگے بیان کریں گے، لیکن وہ پرسپیکٹیو ہومیوپیتھک کے اعتبار سے ہوگا، لیکن امید ہے کہ آپ کو علاج بالغذا یعنی قانون صابر کے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ در حقیقت یہ دونوں کو بہت زیادہ الگ الگ طریقہ علاج نہیں ہے، بلکہ ایک ہی طریقہ علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔